नमस्कार। आज हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पर बात करने वाले हैं। इसका नाम है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 एंड रूल्स। अच्छा, ये कानून भारत में नशीली दवाओं से जुड़ी हर चीज को, मतलब हर गतिविधि को नियंत्रित करता है। तो ये कानून आखिर बना क्यों, इसके अंदर क्या-क्या नियम है और अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो क्या होता है? चलिए, इन सभी सवालों के जवाब बहुत ही आसान भाषा में एक-एक करके समझते हैं। तो इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स, यानी इस कानून के उद्देश्य क्या हैं। फिर हम डेफिनेशंस पर आएंगे, मतलब इसमें जो खास शब्द इस्तेमाल हुए हैं उनका मतलब समझेंगे। इसके बाद अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स, यानी वो कौन लोग हैं जो इस कानून को लागू करते हैं। फिर हम देखेंगे प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन, कि किन चीज़ों पर पाबंदी है और उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाता है। और आखिर में हम बात करेंगे ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की, यानी अपराध क्या है और उनकी सजा क्या है। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर ये कानून बना ही क्यों? देखिए, किसी भी कानून को ठीक से समझने के लिए ना उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि 1985 में एनडीपीएस एक्ट को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे की वजह क्या थी? जरा इस फ्लोचार्ट पर एक नजर डालिए। ये हमें इस कानून के पूरे सफर को दिखाता है। देखिए, भारत में पहले से ही कुछ कानून थे, जैसे द ओपियम एक्ट 1857, द ओपियम एक्ट 1878 और द डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930। पर दिक्कत ये थी कि ये कानून बहुत पुराने हो चुके थे। अब समय बदला और नेशनल और इंटरनेशनल दोनों स्तरों पर ड्रग्स की अवैध तस्करी और उसका गलत इस्तेमाल एक बहुत बड़ी समस्या बन गया। तो जो हमारे पुराने कानून थे वो इस नई चुनौती से निपटने के लिए काफी नहीं थे। तो सरकार ने क्या किया? उन्होंने इन तीनों पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, और 14 नवंबर 1985 को एक नया और बहुत मजबूत कानून लागू किया जिसका नाम है द एनडीपीएस एक्ट। ये कानून सिर्फ सजा ही नहीं देता, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक लाइसेंसिंग सिस्टम भी बनाता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो साफ हो गया कि कानून बनाने की वजह क्या थी। अब ये समझते हैं कि इस कानून का असल मकसद क्या है और इसमें इस्तेमाल होने वाले जो खास शब्द हैं उनका क्या मतलब है। चलिए, इसके उद्देश्यों और इसकी परिभाषाओं को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इस कानून के 2 मुख्य लक्ष्य हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि नशीले पदार्थों से जुड़े जितने भी पुराने बिखरे हुए कानून थे उन सबको एक जगह लाना, उन्हें एक साथ मिलाना और समय के हिसाब से मजबूत बनाना। और दूसरा लक्ष्य है टू मेक स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस फॉर कंट्रोल एंड रेगुलेशन। यहाँ स्ट्रिंजेंट का मतलब है बहुत ही कड़े, बहुत सख्त नियम बनाना, ताकि नशीली दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों के उत्पादन से लेकर उनके इस्तेमाल तक हर एक गतिविधि को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सके। चलिए, अब कुछ बहुत जरूरी परिभाषाएं देख लेते हैं। सबसे पहले एडिक्ट। एडिक्ट कौन है? एडिक्ट का मतलब है वो व्यक्ति जिसे किसी भी नशीले पदार्थ या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की शारीरिक या मानसिक रूप से लत लग चुकी हो। अब आते हैं कैनबिस पर, जिसे हम भांग का पौधा भी कहते हैं। इस एक्ट के तहत इसमें 2 मुख्य चीजें शामिल हैं। पहला है चरस। चरस क्या है? ये भांग के पौधे से निकलने वाला सेपरेटेड रेजिन, यानी राल या गोंद जैसा पदार्थ है। इसे हशीश ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा है गांजा। गांजा क्या है? ये उसी पौधे का फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स, यानी फूल वाला ऊपरी हिस्सा होता है। तो आसान शब्दों में चरस पौधे का सत्व है और गांजा पौधे का फूल। आगे बढ़ते हैं। अगली परिभाषा है कोका डेरिवेटिव। ये क्या होता है? सिंपल शब्दों में ये कोका के पौधे से बना हुआ कोई भी उत्पाद है, जैसे क्रूड कोकेन या एगोनाइन, जो कोका का एक केमिकल कंपोनेंट है। और फिर है ओपियम, जिसे हम अफीम कहते हैं। ये क्या है? ये पोस्ट के पौधे से निकलने वाला कोएगुलेटेड जूस ऑफ द ओपियम पॉपी है, मतलब जमा हुआ दूध या रस है। ये अपने शुद्ध रूप में हो सकता है या फिर किसी और चीज के साथ मिला हुआ भी हो सकता है। तो अब तक हमने कानून के क्यों और क्या को समझ लिया है, पर सवाल ये उठता है कि इन सब नियमों को जमीन पर असल में लागू कौन करता है ना? तो चलिए अब मिलते हैं उन अधिकारियों और संस्थाओं से जो इस कानून के पीछे की असली ताकत है, जो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इस कानून को लागू करने वाली जो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी एजेंसी है वो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसे हम शॉर्ट में एनसीबी कहते हैं।
इसकी स्थापना देखिए 17 मार्च 1986 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका एकमात्र और सबसे बड़ा मकसद है एनडीपीएस एक्ट को देश में पूरी तरह से लागू करना। एनसीबी असल में भारत की मुख्य इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो ड्रग्स से जुड़े मामलों को देखती है। और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने के लिए आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, एनसीबी नेशनल चीफ ब्यूरो। ये फ्लोचार्ट हमें अधिकारियों की पूरी संरचना को समझने में मदद करता है। देखिए, सबसे ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार अपॉइंट करती है यानी नियुक्त करती है नारकोटिक कमिश्नर और दूसरे अधिकारियों को। अब इन अधिकारियों का मुख्य काम क्या है? इनका काम दो चीजों की निगरानी करना है। पहला, टू सुपरवाइज द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी यानी अफीम पोस्त की खेती की देखरेख करना, और दूसरा, टू सुपरवाइज द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम यानी अफीम के उत्पादन को नियंत्रित करना। तो अधिकारियों के अलावा एक और महत्वपूर्ण संस्था है जिसका नाम है एनडीपीएस कंसल्टेटिव कमिटी। अब इसका काम क्या है? इसका काम बहुत सीधा सा है। ये कमिटी केंद्र सरकार को इस कानून को एडमिनिस्ट्रेट करने यानी चलाने से जुड़े मामलों पर सलाह देती है। तो आप कह सकते हैं कि यह एक तरह से सरकार के लिए गाइड का काम करती है ताकि कानून का प्रशासन, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से हो सके। चलिए, अब आते हैं इस कानून के दिल पर, यानी इसके डूज एंड डोंट्स। ये सेक्शन हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि कौन सी गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, मतलब जिन पर पूरी तरह रोक है, और किन चीजों पर सरकार का नियंत्रण है। इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये कानून कहता है कि बिना सरकारी इजाजत के कोई भी व्यक्ति ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता। कौन से काम? पहला, कल्टिवेट एनी कोका प्लांट यानी कोका के पौधे की खेती करना। दूसरा, कल्टिवेट दी ओपियम पॉपी और एनी कैनबिस प्लांट यानी अफीम पोस्त या भांग की खेती करना। और तीसरा, प्रोडक्शन, सेल, परचेस, ट्रांसपोर्ट, यूज ऑफ एनी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी किसी भी नशीले पदार्थ का उत्पादन, बिक्री, खरीद, ट्रांसपोर्ट या इस्तेमाल करना। ये सब पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। ये बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान से समझिए। अगर ये सब काम मेडिसिनल और साइंटिफिक पर्पसेस के लिए यानी चिकित्सीय या वैज्ञानिक कारणों से और सरकार की मंजूरी के साथ किए जा रहे हैं तो उनकी अनुमति है। ये संतुलन बनाना इस कानून का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आखिर हैं क्या? देखिए, ये कोई भी ऐसा सब्सटेंस, चाहे वो नेचुरल हो या सिंथेटिक यानी प्राकृतिक हो या बनाया हुआ, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर डालता है और हमारी मन और भावनाओं को बदल सकता है। इस एक्ट के तहत इन्हें 4 मुख्य कैटेगरीज में बांटा गया है: एंटी डिप्रेसेंट्स, सेडेटिव्स, स्टिमुलेंट्स और ट्रैंकुलाइजर्स। और हाँ, परीक्षा के लिए ये शॉर्टकट याद रखना बहुत काम आ सकता है: ASST। ए से एंटी डिप्रेसेंट्स, एस से सेडेटिव्स, दूसरे एस से स्टिमुलेंट्स और टी से ट्रैंकुलाइजर्स, ASST। और अब हम इस चैप्टर के अंतिम और शायद सबसे गंभीर पड़ाव पर पहुंच गए हैं: ऑफेंसेस एंड लीगल पेनल्टीज यानी अपराध और सजा। हमने नियम तो जान लिए, अब ये देखते हैं कि इन नियमों को तोड़ने के परिणाम क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। इस कानून के तहत ये कुछ बड़े अपराध यानी मेजर ऑफेंसेस मानी जाते हैं। पहला, पोस्त, अफीम या कोका से जुड़े नियमों को तोड़ना। दूसरा, गैर कानूनी तरीके से ड्रग्स का आयात निर्यात मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। तीसरा, अपनी जमीन या अपनी गाड़ी का इस्तेमाल ड्रग्स से जुड़े अपराध के लिए होने देना। चौथा, अगर कोई किसान जिसे लाइसेंस मिला है वो अफीम की हेराफेरी करता है। और पांचवा, गांजे को छोड़कर कैनबिस पौधे से जुड़े दूसरे नियमों का उल्लंघन करना। ये सभी गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो इन अपराधों की सजा क्या है? यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, एक तरफ है मेजर ऑफेंसेस यानी बड़े अपराध। इनके लिए सजा है रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10-20 ईयर्स यानी 10 से 20 साल की कठोर सजा और साथ में 1 से 2 लाख या उससे भी ज्यादा का जुर्माना। वहीं दूसरी तरफ है अदर ऑफेंसेस मतलब बाकी के अपराध। इनके लिए 5 साल तक की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो बड़े अपराध हैं उनको लेकर कानून कितना ज्यादा सख्त है। तो ये पूरी चर्चा, ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि क्या एनडीपीएस एक्ट अपनी कठोर सजाओं और ज़रूरी दवाओं की वैज्ञानिक ज़रूरत के बीच एक सही संतुलन बना पाता है? क्योंकि देखिए, एक तरफ समाज को ड्रग्स के खतरे से बचाने की जिम्मेदारी है, तो वहीं दूसरी तरफ चिकित्सा और विज्ञान की प्रगति भी उतनी ही ज़रूरी है।
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।